नमस्कार, न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं अरूप और हमारे साथ हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। हेमंत जी, पहले तो आपको न्यूज़ 11 की तरफ से, झारखंड की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। फेम मैगजीन में आपने 12वां स्थान प्राप्त किया। थोड़ा मलाल मेरे को रह गया, 11 होता तो न्यूज़ 11 11वां मुख्यमंत्री। कैसा लग रहा है आज? देखिए, मुझे तो आज समाचार पत्रों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जानकारी मिली कि मुझे फेम मैगजीन ने देश के चुनिंदे लोगों में से कुछ स्थान हमें भी दिया है। और पहले तो ये समझ में नहीं आया कि ये है क्या, चक्कर क्या है। थोड़ा सा जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये लोग इस तरीके के काम करते हैं। तो मैंने कहा कि चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो लोग भी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी नज़र देश पर चल रहे गतिविधियों पर, देश के अंदर कर रहे लोग काम, उनके ऊपर लोगों की नज़र रहती हैं। और लोग आकलन करते हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन शिथिल बैठा है, कौन किस तरीके से कर रहा है। उस आधार पर कुछ लोग अपना अपना आकलन करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी मुझे अपना स्थान दिया है, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी तब होगी जब हमारा भी राज्य ऐसे ही अपने विकास के उच्चतम स्थानों को प्राप्त करे। ये हमारा लक्ष्य है और ये इस उद्देश्य के साथ मैं आज काम में लगा हूँ। मुख्यमंत्री जी, ये श्रेय तो झारखंड के जनता को अब देते हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं जिस उम्मीद के साथ लोगों ने मुझे इस जगह पर बैठाया है, मेरी कोशिश है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। और शायद आप देखते होंगे, इस वजह से मैं कभी चुपचाप बैठता भी नहीं, मैं काम करता रहता हूं। रात है या दिन हो या बारिश हो या कोई, इससे फर्क नहीं पड़ता हमारे कामों पर। और व्यवस्था को धीरे धीरे एक गति और एक बेहतर तरीके से आगे चले, इसकी मैं लगातार इस काम में लगा हुआ हूँ। और आज जो चुनौती है, इस चुनौती के ख़त्म के बाद, समाप्ति के बाद, मुझको लगता है कि राज्य एक नए तरीके से उभर कर देश के सामने आएगा। मेरा ये लक्ष्य। हेमंत जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब अब विपक्षी जो भी पार्टियां हैं उसमें आपको एक कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है। पहले आपके पिताजी को जाना जाता था। इसमें क्या लग रहा है आपको कि जो विपक्ष की राजनीति है उसमें आप अपने आप को कितना ढाल चुके हैं और आगे कितने दूर तक आप सोच रहे हैं कि हम विपक्ष की राजनीति को एक जगह, देखिए हर व्यक्ति सत्ता पक्ष पे तो जा नहीं सकता है। आपका विचारधारा, आपका वोट बैंक, आपका तमाम चीज़ एक विपक्षी राजनीति के तहत है और विपक्ष के नेता अब आपको नेता बोल के एक्सपेक्ट कर लिए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप बड़ा नेता बन के आएंगे। पहले जो आपको पीठ में हाथ रखते थे, आप नमस्ते करते हैं, तो ये भी हम लोग के लिए भी बड़ा गौरव की बात है और आपका पिताजी के लिए भी बहुत बड़ा गौरव की बात है। कैसा महसूस करते हैं जब आपको एक समकक्ष रखा जाता है? सारे अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, वो भी पिछड़ गए आप। देखिए, इस में मैं यही कह सकता हूँ, ये मेरी ताकत नहीं है। मेरे साथ लोग खड़े, उनकी ताकत है, राज्य की जनता की ताकत है। और मैं समझता हूँ कि जनता जनार्दन से ऊपर दूसरा कोई नहीं है। और उसके भावनाओं को सम्मान करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और हमारी प्रयास है कि हम नहीं कहते कि हम 100% सही हैं, लेकिन हमारी प्रयास है कि हम अधिक से अधिक बेहतर करने का कोशिश करें। मुख्यमंत्री जी, लॉकडाउन 4 चल रहा है। आपने लॉकडाउन 1 भी देखा। लॉकडाउन 1 आपके लिए चुनौती था, लॉकडाउन 2 और बड़ा चुनौती था, लॉकडाउन 3 चुनौती था। लॉकडाउन 4 को आप कितना बड़ा चुनौती के रूप में लेते हैं? अभी तो चुनौती शुरू हुई है और इसकी आभास, इसकी आकलन हम लोगों ने पहले ही किया था। और आज इसी वजह से शायद मैं कह सकता हूं कि देश में पहला झारखंड है जिन्होंने अपने प्रवासी मजदूरों को लाने का डिमांड भारत सरकार से किया था, आधिकारिक रूप से। और
बहुत जद्दोजहद के बाद हमें एक आधिकारिक रूप से परमिशन मिला लाने का, और देश में सर्वप्रथम हमारे यहाँ मजदूर प्रवासी आए थे। और शायद मैं समझता हूँ कि ये चुनौती पहले से ही मैं मन बना करके रखा था कि इस चुनौती को मुझे लेना है। क्योंकि पिछला बार जब इंटरव्यू किया था आपने, आपका साथ हमारा इंटरव्यू जो हुआ था, आपने कहा था कि अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल, और चुनौती बिल्कुल सामने खड़ी है, और आज उस चुनौती को हम इस तरीके से निभा रहे हैं कि आज आप देखेंगे कि छिटपुट घटनाओं को लेकर आज हमारे राज्य में कोई ऐसी अराजकता की स्थिति नहीं है। आज जिनके काम छूट गए हैं, जो बेरोजगार हुए हैं, जो प्रवासी हैं, वो सुरक्षित अपने घरों की ओर जा रहे हैं। और राज्यों में जिस तरीके से हाहाकार मच रहा है, लाठी डंडे प्रवासी मजदूर खा रहे हैं, पटरियों पर मरने पर मजबूर हैं, सड़कों पर मरने पर मजबूर हैं, सड़कों पर प्रवास हो रहा है महिलाओं का। कम से कम ऐसी दुर्दशा स्थिति हमारे राज्य में नहीं है। आपसे हमारी उस दिन मुलाकात हुई थी प्रोजेक्ट भवन में। आपने कहा था कि भाई जो हमारा हाईवे किचन है, ये आपका कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट है, हमारे लग रहा है हमारे देश में पहला कंसेप्ट है हाईवे किचन का, जो आपने किया था। जब एक गरीब मजदूर दूसरे प्रदेश से आके हमारे यहाँ भोजन करके तृप्त हो रहे हैं और 10 मिनट सुस्ता रहे हैं, फिर उनको दूसरी बस वगैरह से भेजा जा रहा है, उस समय जो उनके जो आपको लग रहा है, आप तो चूंकि देख रहे हैं चीज़ों को, कैसा फील करते हैं उसको, और क्या टारगेट था, कैसे हम उसको खाना खिलाएं? बिल्कुल, इसमें पूरा महकमा आज हमारा इस काम में लगा है, और आज पुलिस विभाग भी हाईवेज में प्रवासियों को खाना खिलाने में जुटी है। लोगों को जो भी पैदल चल रहे हैं उनको रोक करके सुरक्षित जगहों में पहुंचाने का काम में लगी है। आज जो त्रासदी हमने अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से जो दूसरे राज्यों में देखा है, और अभी भी खबरें कई राज्यों से कुछ मजदूरों की आती है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मतलब आज मजदूरों की स्थिति, मुझे लगता है कि आज भी मानवता के नाम पर उनके साथ बहुत कम है जो लोग खड़े हैं। और मैं नहीं कहता कि लोग नहीं खड़े हैं, लेकिन आज एक विकासशील देश का संज्ञान हम भारतवर्ष को देते हैं, और आज की जो बदस्तूर हालत है मजदूरों की, किसानों की, वो हकीकत आपको इस कोरोना के संक्रमण में आज़ाद भारत के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। मुझे भी उम्मीद नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर हमारे राज्य से लोग प्रवासी कर दूसरे राज्यों में जाते हैं। और आज मुझे इस बात का मतलब आज मैं समझता हूं कि हर संक्रमण में एक अवसर छुपा है, और मुझे आज ये गणना करने में, ये लोगों को पहचानने में बहुत आसान हो रहा है कि आज इतने लोग बाहर से आ रहे हैं, और ये लोग जब आ रहे हैं, मैं उनको पूरा इनका एक हम लोग डाटाबेस तैयार कर रहे हैं, और उनके लिए भविष्य में हम क्या करेंगे इसका कार्य योजना भी हम तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में इन मजदूरों को दूसरे राज्यों का मुंह ना देखना पड़े, और अपने ही राज्य में स्वाभिमान से अपने घर खेत खलिहान। ये जो हाईवे प्रोजेक्ट था आपका, हाईवे में खाना खिलाना और घर तक छोड़ना, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि ये एक बेहतरीन कंसेप्ट है, हम ये कह सकते हैं, जो उड़ीसा से घुस रहा है, जो आपका बंगाल से घुस रहे हैं मजदूर, जो आपके छत्तीसगढ़ से मजदूर घुस रहे हैं, जो आपके बिहार से मजदूर घुस रहे हैं, उनको तत्काल खाना मिल जा रहा है। ये सिर्फ हम झारखंड के लोगों के लिए नहीं, झारखंड के प्रवासी ही कहे नहीं, जो लोग झारखंड से होते हुए उड़ीसा जा रहे हैं, झारखंड से होते हुए बंगाल जा रहे हैं, झारखंड से होते हुए बिहार जा रहे हैं, अगर उड़ीसा के लोग बिहार, तो हम बिहार के लोगों को भी, उड़ीसा के लोगों को भी, झारखंड के लोगों को भी, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी हम लोग गंतव्य स्थान तक, और ये हाईवेज में लोगों को खाने पीने की व्यवस्था हमने कर रखी। वो इसलिए कि जो स्थिति हमने देखी, जिस तरीके से इस कोरोना के संक्रमण में लोग दिशाहीन बाल बच्चों मोटरी के साथ, और कोई पैदल, कोई रिक्शा, कोई ठेला, कोई बस ट्रक में चल रहा है, और मुझे जो रास्तों से जानकारी मिलती थी, ना पीने का
पानी की व्यवस्था, ना खाने की तो दूरी, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी लोगों की। बहुत भयावह स्थिति थी। और बहुत समाचार पत्रों ने, टीवी चैनलों ने बहुत प्रमुखता से चीज़ों को दिखाया कि किस तरीके से महिलाएं सड़क पर प्रवास हो रहा है, बच्चे जन्म ले रहे हैं और 1 घंटे के बाद फिर से उनको चलने पर मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। आपने देखा कि यूपी के एक जिले में झारखंड के कुछ लोग एक्सीडेंट करके मारे गए, उनकी लाशों को किस तरीके से लाया गया। मैं उस सवाल पे आने वाला था, लेकिन आपने कह दिया। और कितना मन को, आपको, आपका मन को कितना टेस्ट पहुंचा होगा। क्योंकि ये मैं तो नहीं देख रहा था वहां से, लेकिन आज सौभाग्य की बात है कि आज संचार माध्यम इतना मजबूत हो चुका है कि आज देश के, दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना घटती है तो पलक झपकते ही लोगों तक पहुंचती है। आज हमारी भी सूचना व्यवस्थाओं को हम लोगों ने इस तरह से एक्टिव कर रखा है कि वो सूचना हमें जैसे हमारे पास आया, तुरंत हमारी व्यवस्थाएं हरकत में आई और उनको पुनः सकुशल उनके मृत शरीर को और जो घायल हुए लोगों को हम लोगों ने घरों तक पहुंचाया। उनका सम्मानजनक क्रियाक्रम के साथ, उनके मुआवजे के साथ, चाहे वो घायल हो चाहे पीड़ित हो, उनको हम लोगों ने देने का काम किया है। और चूंकि हमारे परिवार भी एक मजदूर वर्ग से ही आते हैं, हमारे पिताजी का भी जो संघर्ष है वो साधारण संघर्ष नहीं है। शायद उतना संघर्ष तो हम लोग न कर पाए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आज व्यवस्था के उच्चतम पद में बैठने के बाद अगर उन गरीबों की, उन मजदूरों की सुध नहीं ली जाए तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा उनके साथ। हमारा ये सबसे बड़ा अब ये जो सवाल है, जो आपके लिए भी चिंता का विषय है, तमाम झारखंड के लोगों के लिए भी चिंता के विषय है कि हम लेके तो आ गए हैं, वो अपने घर तो आ गए, व्हाट नेक्स्ट। अब हम वो अब ये कह रहे हैं हम नून रोटी खाएंगे, झारखंड छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हम नून रोटी की। अनूप जी, बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहें। आप लोग की चिंताएं हैं और वाजिब भी है। हमारी चिंताएं एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते सबसे अधिक है, और इसकी जानकारी और इस बात को ध्यान में रखकर हम सारी चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। हमारी कार्य योजना भी उसी अनुरूप हम लोग तैयार कर रहे हैं और एक आकलन, अनुमान के तहत अभी हम काम कर रहे हैं। प्रवासी चूंकि अभी लगातार आ ही रहे हैं और सभी प्रवासी मजदूरों का एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर ये काम चल रहा है। हमारे शहरी क्षेत्रों में कितने लोग प्रवास मजदूर के रूप में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने हैं, किस तरीके के लोगों को काम हम उपलब्ध कराएंगे, ये सभी कार्य योजना हम, चूँकि आपने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कार्य योजना का तो हम लोगों ने शुरुआत भी कर दी है, और अब शहरी क्षेत्र में हमें काम कैसे लोगों को देना है। और हमारे पास कई चुनौतियां सामने भी खड़ी हैं। आर्थिक चुनौती है, हमारा रोजगार की चुनौती है और कई चुनौतियां सामने आएंगी, और इसको ध्यान में रखकर हम अपने, चूंकि आर्थिक क्षेत्र में कहा जाए तो पूरी डिपेंडेंसी हमारी भारत सरकार पर है, और हमने भारत सरकार से आग्रह भी किया है कि आर्थिक संकट राज्यों में ही नहीं केंद्र में भी है, ये मैं मान रहा हूं आज की जो परिस्थिति है। तो आज केंद्र सरकार भी संघर्ष कर रहा है, आज राज्य सरकार भी संघर्ष कर रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग मिल बांट करके इस संघर्ष को करें। तो इसलिए हमने उनसे आग्रह किया है कि धन संग्रह का भी अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाए, और जिस तरीके से जीएसटी इम्पोज हुआ था केंद्र की सरकार आने के बाद, समझिए आर्थिक रीढ़ की हड्डी सारी निकाल ली गई। तो हमने कहा कि इस विषय पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री के मीटिंग में ये बात को उठाया भी था कि मेरा जीएसटी का पैसा प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी रखा है, और ये बातें आगे भी चलेंगी, क्योंकि अब कई चीज़ें नहीं, पूरी चीज़ें एक नए तरीके से अब तो पूरी मैप ही नया होगा। देखना होगा इस चीज़ों को। अब इस विषय पर हमारी बातें और आगे चलेंगी। तो
और जो मैं अब इस कोरोना संक्रमण में जो होमवर्क कर रहा हूँ, हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। आज हमारे पास अपने इतने रिसोर्सेज हैं कि आज भी इस राज्य में दूसरे राज्य से लोग आकर के काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। ये बड़ा विचित्र बात है। नहीं, यहाँ पे तो पिछले सरकार ने वो उन लोग को टेक्निकली मजबूत करके रखा था। और मैं कल ही परसों एक बस देखा आया और उसमें से सारे बच्चियों का, जब हमारे चैनल के रिपोर्टर्स इंटरव्यू ले रहे थे, तो कोई गार्ड का नौकरी करता है, कोई एटीएम में नौकरी करता है। वो तो एक धोखा था बच्चों के साथ, यहाँ के झारखंडियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ जो पूर्व सरकार में हुई। और आज उनको मजबूरन उन सब जगह पर जा करके मजबूरी बस गुजर बसर करने में मजबूर हुए। कई किसी ने हिम्मत जुटाई तो वो वहाँ रुके, जो ना जुटा पाए वो वापस लगभग अधिकतर संख्या तो वापस आ ही गई, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ सरकार ने उनको आगे भेजा था वो उम्मीद बिल्कुल उसके विपरीत निकला, बल्कि रोजगार के नाम पर शोषण का एक नया अध्याय शुरू होने की तैयारी में था। लेकिन अब ऐसा होगा मुझे कम उम्मीद है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से प्रयासरत हूँ। कई चीज़ों में आज राज्य देश के सर्वोच्चम स्थान पे रखता है। कोयला लोहा तो छोड़ ही दीजिए। नहीं, ये जो एक बातें अभी आई केंद्र सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस की कि अब कोयला क्षेत्र को हम प्राइवेटाइजेशन में ले जा रहे हैं, तो आप इसको क्या समझ रहे हैं? सारे ये 1971 में या जब नेशनलाइजेशन हुआ था, केंद्र सरकार, चूंकि आप सुनेंगे शुरू में ही चुनाव के समय ये कहते रहे हैं कि हमारे डीएनए में व्यापार है, हम व्यापारी हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का चुनावी भाषण रहा है। तो आज ये हर चीज व्यापार की दृष्टि से देख रहे हैं। कभी मजदूर, किसान, बेरोजगार की दृष्टि से भी देखें तो पता चलेगा कि कितनी तकलीफें हैं यहाँ इन जगहों पर। और ये क्षेत्र सबसे अधिक आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। ये अधिकतम संख्या 50% से अधिक लोग यहाँ पर ये वर्ग वास करते हैं। और इन वर्गों की स्थिति आज देश के विकास के पैमाने पर कहाँ है वो आपको पता चलेगा अर्थशास्त्रियों के और बड़े बड़े जो, हाँ, उनसे कि इन वर्गों की स्थिति आज क्या है। आज इनकी स्थिति बद से बदतर है। और आज कहीं ना कहीं इनके विषय पर बहुत कम सिर्फ कागजों पे ही सोचा गया है, हकीकत बिल्कुल उससे अलग रहा है। और आज मैं बिल्कुल इस बात को समझते हुए, मानते हुए, झारखंड के लोगों को उसका असली हक कैसे मिले इस पर मैं चिंतन में हूँ। आज इस संक्रमण में आज सब चीज़ को, मतलब ये देश को गिरवी रखने की फिराक में है। आज इस कोरोना में ऐसी बातों का क्या औचित्य है हमको समझ में नहीं आता। अब देखिए कि कोरोना से सेना में निजीकरण का क्या मतलब है। आज कोरोना से परमाणु अनुसंधान को निजीकरण करने का क्या मतलब है, उसको कहाँ से इसको जोड़ा जा सकता है। आज मतलब ये तो शुरू से ही इस ये में रहे हैं कि कैसे हर चीज़ों को हम, अब जो स्थिति आएगी, अगर ऐसी स्थिति है तो प्राइवेटाइज करने का क्या मतलब। जिसके खेत खलियान दादा परदादा के समय से कोयला लोहा निकल रहा था, वही क्यों नहीं रैयत अपना व्यापार करे। ये बात अभी तो हम संक्रमण में हैं। भारत सरकार ने अपने निर्णय लिए हैं। अब इतने बड़े निर्णय बिना सदन का, अब कई सवाल हैं, हम उन बहसों में भी हिस्सा लेंगे। मैंने पहले ही इस बात को कहा है, मैंने कमर कस रखा है अपने भी। मैं उस बहस में भी जाऊंगा जिस बहस में ये सारी बातें आई हैं। और इतनी राज्य सरकार आज वो राज्य सरकार नहीं है जो आदिवासी, दलित, पिछड़ों का ये करे, नज़रअंदाज करे, यहाँ के जमीन
रैयतों को नज़रअंदाज करे, यहाँ के जल जंगल जमीनों का ध्यान ना रखे। नहीं, जल जंगल जमीन, इसी से तो जेएमएम की उत्पत्ति, सबकी उत्पत्ति इसी से है। इस इंसान की उत्पत्ति ही जल जंगल जमीन है। नहीं तो कहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है? क्योंकि हमारे स्टेट में पैसा, जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार के पास बाकी है। पीयूष गोयल जी ट्वीट कर देते हैं कि ट्रेन वाले मामले पे आपको मालूम ही है, क्या कहेंगे? यह तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या कहें? अब इस विषय पर लोग, हम भी ये बात कहते हैं, सभी राजनेता ये बात कहते हैं कि अभी के समय में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखते होंगे कि बोलते तो हैं राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं हो ये कैसे चलेगा? राजनीतिक गाड़ी में बैठ करके, राजनीतिक ट्रेन में बैठ करके आप बोले राजनीति ना हो तो कैसे बात चलेगी? तो उनको तो बस दिल्ली से एक एडवाइजरी नोट जारी करना है और राज्य की सरकारों को परेशान करना है। अभी आप देख लीजिए, अभी प्रवासी मजदूरों की मांग हमने की, प्रवासी मजदूर बड़े शांति से हर दिन 10, 12, 15 ट्रेनों से आ रहे थे लोग, और अचानक परसों फिर उन्होंने नया एडवाइजरी नोट जारी कर दिया कि अब ट्रेन का आवागमन का सारा लुकआउट अब रेल मंत्रालय करेगा, और नतीजा ये हो रहा है कि 60-60, 70-70 घंटा अब ट्रेनें नहीं, मतलब पहुंचने में लग रही हैं लोगों को। खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं। आपने देखा है कल क्या स्थिति, पानी लूट लिया गया किस तरीके से, और किस तरीके से हालात बने। अब लोग पटरी में लोगों की जाने जा रही थी, सड़कों पर एक्सीडेंट होकर के जाने जा रही थी, अब तो ट्रेनों में लोग बैठे बैठे मरेंगे, ये स्थिति ना आ जाए। कल से प्लेन चालू हो रहा है, और चूंकि टेरिटोरी वो केंद्र के अंदर है, लेकिन बाहर जैसे ही निकलेंगे वो झारखंड सरकार के अंदर हो। शिवसेना ने विरोध किया, ममता बनर्जी ने आज कहा कि भाई आप 30 तारीख तक का समय दें। हेमंत सरकार कितना तैयार है कि जो भी, आप शायद, मुझे लगता है कि ये बात बहुत पहले से चल रही थी कि ट्रेनों का, हवाई जहाज़ों का आवागमन प्रारंभ किया जाएगा। इस बार हमसे प्रोजेक्ट में भी लोगों ने पूछा था, मैंने उसी समय ही अपना विरोध दर्ज कराया था। ये बात अभी नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारों के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। राज्य सरकार के अंदर, राज्य के अंदर अव्यवस्थित माहौल बनेगा। 20,000 यात्री ट्रेवल कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार की कुव्यवस्था का नतीजा है कि आज लोग सड़कों पर मरने पर मजबूर हैं। आज जिस तरीके से सरकार व्यवहार में आ रही है, अब मैंने कहा ना कि अभी केंद्र सरकार, चूंकि केंद्र सरकार का जो निर्णय है राज्य सरकारों को चलना है, लेकिन मुसीबतें राज्य सरकारों को झेलना पड़ता है। और आज राज्य सरकारों को ध्यान में रखकर राज्य सरकारों को की चिंताओं को भी ध्यान रखना चाहिए केंद्र सरकार का। आज निश्चित रूप से आज ऐसे परिस्थिति को फूंक फूंक कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ना कि उस पर कोई राजनीतिक अपना नफा नुकसान देखने की जरूरत है। आज लगभग सभी राज्यों ने ये कहा भी है कि ये अभी नहीं होना चाहिए, और अभी मजदूरों का हमारा अभी आने का सिलसिला जारी है। जब तक चीज़ें एक हिस्सा ना खत्म हो, दूसरे हिस्से पर मुझे लगता है कि जाने से पहले विचार विमर्श होने चाहिए कई, और कई राज्यों ने आपत्ति भी जताई, आप भी बता रहे हैं, और मैं भी ये मानता हूं कि ये केंद्र सरकार को आज कम से कम ये जो ट्रेनों को जनरलाइज, हवाई जहाज को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। चलिए हेमंत जी, आप अपना स्टेट पे लौटते हैं। जमशेदपुर के जो व्यापारिक संघ हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स, धनबाद का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, और भी जो छोटे छोटे, रांची का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? और उन लोग का भी कुछ सवाल है। चूँकि मैं आज आपका इंटरव्यू करना था, तो मैंने सबसे एक बार बात की, भाई आप क्या चाहते हैं? चूँकि सब लोग हेमंत सोरेन तक आज नहीं पहुँच पाएगा। कारण ये है कि आप सरल हैं, सबसे मिलते हैं, एक गरीब से गरीब, एक अमीर से अमीर से मिलते हैं, अमीर तक को मिलते हैं, बट सोशल डिस्टेंस है, लॉकडाउन है। तो उन्हीं का एक दो सवाल है मेरे मन में कि आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी
राज्य के उद्योग घराने के व्यापारी समूह को यही आग्रह करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि पूर्व के समय या आज तक आपको झारखंड से क्या मिला नहीं मिला उसका आकलन आप बेहतर करने जानते हैं। और अब पूरा देश अब रीबूट होने जा रहा है और ऐसे स्थिति पर मुझे लगता है कि राज्य के अंदर हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास हुनरों का कोई कमी नहीं है और आप सब लोग राज्य को एक दिशा देने में सक्षम वर्ग भी हैं और हम चाहते हैं कि हमारे व्यापारी साथी अपना एक सुझाव, अपना एक सहयोग राज्य सरकार को दें। राज्य सरकार के साथ हम बिल्कुल इसमें बिल्कुल हम स्पष्ट मेरी सोच है कि हम अपने राज्य के व्यापारियों को जिस तरीके से अपने प्रवासी मजदूरों को हम प्राथमिकता के साथ राज्य में लाने का काम किए हैं, उनको आने वाले समय में रोजगार देने का हमने संकल्प लिया है, तो वो सभी हमारे संकल्प को पूरा करने में आपकी एक अहम भूमिका होगी और आप लोग अपनी कार्य योजना बनाएं और उस कार्य योजनाओं के साथ सरकार के साथ बैठें ताकि इस राज्य को एक दिशा दे सकें। जमशेदपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि बगल में आदित्यपुर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ कुछ समस्याएं हैं, तो उनको मैं कहूँगा सीधे आप तक एक पत्र या आप मुख्य सचिव तक एक पत्र दे दें। लेकिन वहाँ जो टेल्को है, टेल्को कंपनी, टाटा मोटर्स है, ये सब अगर नहीं खुलेंगे तो उनकी जो सांघिक इकाइयाँ, छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, वो ऑटोमेटिक खुल के भी कोई काम का नहीं होगा। तो क्या आप टाटा सन्स या टाटा के ग्रुप से ये बात करेंगे कि भाई आप चलो इसको तो चालू करो कम से कम, क्योंकि वो मदर कंपनी है, उससे छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो चलना शुरू हो जाएगा तो जितने स्किल्ड मजदूर आ रहा है तो वह हमारा वहाँ पे काम आ जाए। इस विषय ये बात हमारे संज्ञान में आई है और हमारी भी चिंताएं हैं कि उस जगह को फिर से सामान्य जीवन की ओर लेके चलें। लेकिन जो केंद्र सरकार की जो लगातार हमें एडवाइजरी आती है, उस एडवाइजरी को भी पालन करना हमारी जिम्मेवारी है और उस एडवाइजरी को ध्यान में रखकर हम लोग किस तरीके से कार्य योजना बनाते हैं और उसका संचालन पूरे राज्य में एक सामान्य रूप से लाने के लिए हमको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। सब राज्य अपने अपने तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं। कई राज्य ऐसी स्ट्रेटजी बनाती हैं कि खुलने के बाद दूसरे दिन बंद करना पड़ जाता है, ऐसे भी हालात हुई है। तो हम वो स्थिति नहीं पाए, अभी तक कोई ऐसी अराजकता नहीं हुई। आपने देखा हम लोगों ने कई प्रतिष्ठानों को खोला भी है और कहीं से कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं आ रही है। आपने देखा होगा कि एक मद्य निषेध विभाग की तरफ से जो शराब की दुकानें खोलने को लेकर कई राज्य, कई लंबे लंबे 3-3 किलोमीटर के लाइनें थी, सुर्खियों में रहे, नेशनल न्यूज सब बने। और आपने देखा हमारे राज्य में ये दुकानें खुली है, किसी को पता भी नहीं चला कि पता चला किसी को खुला, जिनको पता था उनको पता चला, जिनका काम था उनको पता चला। जो भी हो, आज जरा से भी एक भी कोई न्यूसेंस नहीं, न्यूसेंस या कोई भी उथल पुथल आपने सुना, तो हम बिल्कुल हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। ठीक है, वो समूह की एक चेन है और चूंकि आज लॉकडाउन है तो कई चीजें मजबूरियों के साथ भी जुड़ा पड़ा है। आज बहुत सारी चीजें नहीं चाहते हुए भी बंद हुई, बहुत सारी चीजें बंद नहीं कर सके, उसके बावजूद मतलब वो लॉकडाउन के दौरान भी चला। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी है और मैं इस पर बहुत जल्द मैं निर्णय लूंगा ताकि चीज़ों को सामान्य वातावरण में ले जाने का जो हम लोगों का कार्य योजना है उसके तहत उसको हम लोग शामिल करें। मुख्यमंत्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल व्यापारियों से, चूंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, मुझे कुछ कुछ व्यापारी बताते हैं कि देखिए यहाँ पे जो बिजली का दर है, जो प्लांट चलाने का बिजली का दर है, डीवीसी सबसे कम, उसके बाद जुस्को का बिजली का बिल, उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारा जेईसीबी का है।
तो क्या ऐसा आप बिल लाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे कि व्यापारी जिनसे भी बिजली ले उनका दर एक हो? और फैसिलिटी देखिए, ये सारी चीजें एक नीतिगत चीजें हैं। बहुत सारे लोग आज, जैसे कि डीवीसी है, डीवीसी उन्हीं लोगों को पैसा बिजली देती है जहां से उनको धन संग्रह मिले। ग्रामीणों को वो नहीं देते। वो सब वो राज्य सरकार के मत्थे पर। नुकसान वाली चीजें राज्य सरकार को, फायदे वाली चीजें अपने उनके पास। तो राज्य सरकार की भी एक अपनी जिम्मेवारी, लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाना है, रोजगार देना है, अनाज बांटने हैं। आखिर राज्य सरकार की भी तो एक अपनी क्षमता है, राज्य सरकार की भी एक अपनी सिर्फ, हाँ, उसको सिर्फ खर्च ही नहीं करना है, उसको कहीं से धन संग्रह भी करने की। चूंकि अब जो व्यवस्था है, हम इसी वजह से कह तो रहे हैं कि हम केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि हमें धन संग्रह करने की व्यवस्थाएं हमारी बढ़ाई जाए, ताकि हम अपने संसाधनों को मजबूत कर पाएं। ताकि वही तो आज ये कह रहे हैं कि जिससे मिले सामान्य हो, या कहीं लोग बोलते हैं इसमें हमको इतने दिन की छूट मिले, ये भी बात बोलते हैं। टैक्स लगाना सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। टैक्स में छूट देना किसी को लाभ पहुंचाना नहीं है, मतलब एक वहां के अर्थव्यवस्था को एक संतुलित करने की एक व्यवस्था है। तो आज हमारे पास तो लगभग नहीं के बराबर है। तो आज उस विषय पर भी हमारा चिंतन है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। और मुझे लगता है कि हमारी व्यवस्था जिस कार्य योजना के साथ काम कर रहा हूं, कि आने वाला समय में अगर हम उस कार्य योजना तक उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो मैं व्यापारी वर्ग को आश्वस्त करता हूं कि डीवीसी और जुस्को से भी हम सस्ते दर पर बिजली देंगे। चलिए, बड़ी खबर है ये भी। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था, हंसने की क्या बात है, सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। किस तरह से देखते हैं? हमको क्या देखना है? देश के अर्थशास्त्रियों ने, देश के अनुभवी व्यक्तियों ने उसको दिखा दिया देश को। 20 लाख करोड़ का जो ये पैकेज था, वो पैकेज ही था, और उसमें खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला। अध्ययन किया आपने? बिल्कुल। आज आप देखिए, मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ, उसमें तो यही नजर आता है कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपया जो है, वो वास्तव में 2 लाख करोड़ रुपए है। 20 लाख तो 19 तो बिल्कुल गायब है। और मतलब कितनी चतुराई से आप देखते हैं, क्या इन लोगों ने कोई टैक्स में रिबेट दिया, कोई ब्याज दर में कटौती की? ये तो एक कर्ज के रूप में एक आप, ये तो हो गया कि आप उन लोगों को एक मजबूरी का ये दे रहे हैं कि भाई इसको आपको लेना होगा तभी आप चलें, लेकिन ये आप हमको वापस कीजिएगा। आज लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। आज इन्होंने या तो जो भुगतान लोगों को करना होता है, चाहे ईएमआई हो, चाहे घर का ईएमआई हो, चाहे गाड़ी का ईएमआई, उन सबको इन्होंने डिले कर दिया, लेकिन देना आपको जरूर है। छूट मतलब ठीक है कि भाई आपको नहीं देना है, छूट में ना छूट। हाँ, उसके बाद उसमें आपको देना विलम्ब कर दिया। और जो आपका अपना भुगतान था, जो आज के दिन में टैक्स में रिफंड जो आता है लोगों को, वो आपको जल्दी दे देंगे। ये कौन सा बहादुरी हो गई भाई? ये तो मेरा ही पैसा आप मुझे दे रहे हो, बोल रहा है उसको हम जल्दी दे देंगे। आपने इतने दिनों तक रखा, यही तो आपने पहले ही गुनाह कर रखा है। आप उस समय से क्यों नहीं दे रहे थे? वो आप कह रहे हैं कि आपको हम जल्दी देंगे। क्या ये मतलब देश में और दूसरा अर्थशास्त्री नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार जो है उन्हीं के पास है। आज देखिए, मैं बहुत इस चीज पे अभी नहीं जाना चाहूंगा। अभी मैं लड़ने झगड़ने के मूड में भी नहीं हूं। फिलहाल मैं अपने संक्रमित जो लोग हैं उनके बारे में चिंतित हूं, प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनके बारे में चिंतित हूं, जो किसान आने वाले समय में खेती की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में चिंतित हूं। मैं जरा इनसे निपटता हूं, बाकी उसके बाद तो हम लोग राजनीतिक
मंच तो में बात होगी। उसमें आएगी ही बात। और सारी बातें हम तो क्या, पूरा देश दुनिया आकलन कर रहा है, हर लोगों से सवाल होगा। आज प्रधानमंत्री जी के निर्णयों का भी आकलन होगा, मुख्यमंत्रियों के निर्णयों का भी आकलन होगा, और इसका निर्णय जनता करेगी। मुख्यमंत्री जी ये बताइए, आप राज्य की ओर लौटते हैं, अभी रोज आप जब टेलीविज़न रात को खोलते हैं तो लोग तो आप हमें फ़ोन करके बोलने लगे, भाई साहब टेलीविज़न में इतना मत डराओ, 20-20 कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे उसको रोका जाए? क्योंकि लोग अब मान लीजिए रोज़ अगर झारखंड से 20-25 आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ये तो बढ़ेंगे, तो उसको हम लोग कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? क्योंकि वो सबसे बड़ा चुनौती है हम लोग की। बोल रहा हूँ कि मैं प्रवासी मजदूरों को थोड़ी अभी ला रहा हूँ, मैं कोरोना लेके आ रहा हूँ। हम लोग ससम्मान कोरोना ला रहे हैं, और आज नतीजा है कि संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन आपको यह भी जानकर हैरानी होगी, बड़ी तेजी से संक्रमित लोगों की भी ठीक होने भी काम चल रहा है, ग्रोथ रेट उसका बहुत ज्यादा है। जिसको लेकर के हिंदपीढ़ी को लेकर पूरे देश के अंदर पूरा उथल पुथल लगाया लोगों ने, दुनिया भर के हमारे विपक्ष के लोगों ने सवाल खड़े करे। आज देख लीजिए वो रेड से ऑरेंज में आ गए। तो आगे हम शहरी क्षेत्रों को ऑरेंज में लेके आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ग्रामीण क्षेत्रों को हम कितनी तेजी से लाएंगे, बशर्ते हमको उनको पौष्टिक आहार और खिला पिला करके तंदुरुस्त रखना है, क्योंकि इसका अभी कोई इलाज नहीं। उसका इंतजाम क्या, उसका क्या प्लान? बिल्कुल, आज देखिएगा हमारे यहाँ सामाजिक सुरक्षा को लेकर के आज गांव-गांव में सामुदायिक किचनें चल रही हैं, अनाज, सूखे अनाज बट रहे हैं। भारत सरकार तो 5 किलो अनाज मुफ्त देने की बात करती है, हम तो 10-10 किलो दे रहे हैं। या तो आपका लंगर ही चल रहा है, पूरा राज्य में लंगर ही। अब इस पहला बात तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि थानेदार खाना बना के लोगों को परोस रहा है। दिस इज अ गुड थिंग। पुलिस खिला रही है, समाज सेवी लोग खिला रहे हैं, सरकार खिला रही है, राशन बट रहा है। जो जिनका कार्ड नहीं है, जिनको कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिल रहा है। और जो प्रवासी आ रहे हैं, प्रवासी जैसे आते हैं वो सरकारी व्यवस्था के माध्यम से आ रहे हैं, तो उनको घर जाते समय उनके हाथ में एक 20 दिन का अनाज का पैकेट देके हम लोग भेज रहे हैं, ताकि तुम 20 दिन के बारे में कोई चिंता ना करो। 20 दिन के बाद मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। हेमंत जी ये बताइए, आर्थिक स्थिति बड़ा डामाडोल है, उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है? थोड़ा दिन रुकिए, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसमें हो सकता है कि कुछ बातें बहुत दूर तलक जाएगी। हम चूंकि राज्य सरकार से भी लगातार आग्रह कर रहे हैं। पहली बात तो हमारी जो पुराने बकाये जो हैं यहाँ पर, नहीं 18,000 कहाँ है, लगभग 70-80 हज़ार करोड़ रुपए हमारा निकलता है केंद्र सरकार के उपक्रमों के माध्यम से, और कई माइनिंग और रॉ मटेरियल के पर। अभी वो सारी चीजें केंद्र सरकार दे, और हम अपनी व्यवस्था और भी तैयार कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों ने अभी संक्रमण के दौर में कई चीज़ों को, आज सरकार को मुसीबत के समय थोड़ी सी, बहुत सारे लोगों ने अभी महिलाओं का जो 1 रुपया का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे विपक्ष ने बहुत हंगामा किया, बहुत महिला विरोधी, ये विरोधी। बहुत दुखद होता है कि ऐसे समय में भी ये लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते। आज महिला विरोधी था, मैं आपसे यही सवाल पूछा। वही मैं कह रहा हूँ, क्या आज के इस संक्रमण में आज आपने ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार छोड़ते समय कितने ट्रेजरी में रुपया छोड़ा था, इनको जरा ख्याल है? मैं ये चाहता हूँ, आज राज्य के अंदर लोगों को जिस तरीके से केंद्र सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, हम 10 किलो अनाज दे रहे हैं, वो पैसे कहां से आएंगे? आज जिस तरीके से आप घरों में बिजली जल रही है या घरों में रोशनी हो रहा है, उसका भुगतान कहां से होगा? आज इतनी चीजें जो आप लोगों ने देश राज्य को कर्ज में लाद रखा है, उसका इंटरेस्ट कहां से भरेंगे? आज महिलाएं जो सड़क पर चल रही हैं, जो मजदूर चल रही हैं, जो जमीन खरीद नहीं सकता, जगह रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता 1 रुपया में, आज उसको भी हमको सामाजिक सुरक्षा के अंदर नहीं, मैं तो कई बार दिल्ली गया हूँ, एक बार आप ही साथ में जा रहे थे, फ्लाइट से उतर के 1 रुपया का होर्डिंग हम लोगों ने देखा था, तो आपसे मैंने पूछा था ये क्या है, तब ने बहुत
कुटिल अंदाज में मुस्का के आप अपने काम में चले गए, हम भी अपना काम में चले गए। हम ये चाहते हैं सरकार से कि किन किन लोगों ने उस समय रजिस्ट्री करवाया उसको सार्वजनिक कर दें। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो बताना चाहिए लोगों को, जो रजिस्ट्री कर रहे हैं उनको बताना चाहिए। सरकार सार्वजनिक कर दे, अखबार में एक पन्ना का एड ही लगेगा, मैं फ्री में दिखाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, नहीं वही हम बोले कि मुझे तो ज्यादा अच्छा है कि जिन लोगों ने किया है उन लोगों को खुद अपना इख्तियार देना चाहिए कि हाँ हमारा मुफ्त में हुआ, तो आपको सही और गलत चीजें। मैं आपको बता दूं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन में है जिसका जरूरत है। कौन 40 करोड़ 40 लाख 50 लाख रुपए की जमीन खरीद सकता है? क्या वो प्रवासी मजदूर खरीद सकता है? अगर 40 लाख रुपए होता तो आज वो मुंबई में मरने के लिए जाता। आज बाल बच्चों के साथ लोग जाके फंसे पड़े हैं। आज वो देखिए जो इसमें जो बच्चा बक्से के ऊपर सोते हुए उसकी माँ उसको घसीट के ले जा रही थी। टेलीविजन आप खूब देख रहे हैं इन दिनों। टेलीविजन नहीं, मैंने कहा कि सूचना तंत्र आज इतना मजबूत है कि आज पलक झपकते चीजें आती है और निश्चित रूप से जो नहीं इसे हृदय विदारक दृश्य है। हाँ, उस सब चीज को देखकर निश्चित रूप से आज के दिन में विचलित तो होता ही है मन। विचलित करने की चीज है और इसके लिए कहीं ना कहीं मैं आप युवा हैं, सारे लोग हैं, क्यों नहीं हम ऐसा एक माहौल क्रिएट करें स्टेट में कि ये लोग वापस जाए ना, स्किल्ड लोग हमारे पास रह जाएं और इस झारखंड को एक बार। आप चिंता मत कीजिए अरूप जी, इसकी हमने पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है और उसमें लोकल लोग जो यहाँ के उद्यमी है सबको एक ऐसा ये मिले, काम का माहौल मिले। कानून बनेगा, आप चिंता ना करें। लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्ट भी बनाएंगे जरूरी है और इनको हम अस्थायी रूप से झारखंड में ही उनको रोजगार मिले, ये हम पूरी कार्य योजना हमारी विभाग इस काम में लगी है और लगभग हम इस पर बहुत जल्द, अब मैंने पहले भी कहा ग्रामीण क्षेत्रों की चीज़ों के लिए हमने आए, शहरी क्षेत्रों में लगभग 3 लाख 3.5 लाख लोगों का आने का अनुमान है जो हमारे आकलन के अनुसार कह रहा है। कोई बात नहीं, अधिक भी होगा, 3 लाख होगा, अधिक 4 लाख होंगे, 5 लाख होंगे। हमारे कितना परसेंट शहरी क्षेत्र है? बहुत कम परसेंट। अब उसमें हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा ये हमारी चिंता है और हम उनको रोजगार देंगे बिल्कुल धैर्य के साथ। अभी अपने को स्वास्थ्य पहले सुरक्षित और स्वस्थ होने के बाद हम लोग हमारी पहली प्राथमिकता है लोगों को सुरक्षित रखना, भूख से और बीमारी से बचाना। मुख्यमंत्री जी, ईद का मौका है, रात चांद दिखेगा, कल ईद मनाई जाएगी, क्या कहेंगे तमाम देशवासियों से जो मुस्लिम भाई बहन हैं जो कि ईद मनाएं, ईद बढ़िया से मनाएं, इतने दिन से एक कठिन परिश्रम रोज़ा रखा, इस कोविड में भी उन्होंने रोज़ा रखने का काम किया, क्या उनको आपके तरफ से संदेश होगा? मुझे लगता है कि आज के दिन में किसी को ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये अनुभव भी कर रहा हूँ और हमारे अल्पसंख्यक भाई इतने नासमझ हैं ऐसा भी नहीं है। आज वो हालात समझ रहे हैं और आज आप देखेंगे कि आज पूरा दुनिया स्थिर खड़ा है। आज मक्का मदीना जब लॉकडाउन की वजह से बंद है तो हम तो उसके अनुयायी हैं, हमें तो ये पालन करना हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, हमारी कर्तव्य भी बनता है। जो मौजूदा हालात है इस चीज़ को ध्यान में रखकर खुशी मनाएंगे, दिल से मनाएंगे, परिवार के साथ मनाएंगे और यही अपील हम सबसे लोगों से करते हैं। दूसरी एक बात बता दें, क्या हम लोगों के पास कि अभी पीपीए किट वगैरह इस सब का कितना क्या अभी स्टेटस? लोग पूछते हैं कि जांच कम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या है स्टेटस? क्योंकि आपके मुंह से लोग सुनना चाहते हैं। बिल्कुल जांच अभी आपको पता, आपको हम क्या बोले, जांच की रफ्तार इतनी तेज हम लोगों ने कर रखी है। अभी हमारे पास और भी मशीनें लगने जा रही हैं। अभी अब हर जिले में टेस्ट होगी, अब ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं ताकि हर जिले में हर जिले में टेस्ट होंगे। अभी चूंकि ये 4 ही हमारे सेंटर हैं
और उन 4 सेंटरों में पूरे राज्य का लोड उस पर आया हुआ है। लोड आया हुआ है। आज सब लोगों को जांच करनी है और आज इसको ध्यान में रखकर अब ये जांच का दायरा हम, चूंकि भारत सरकार के गाइडलाइन के तहत हम बहुत इसमें डाइवर्जन नहीं कर सकते हैं और उसमें जितना स्कोप मिलता है उसमें हमारा प्रयास है कि हम उस और जाएं। और आज बहुत जल्द हमारी तैयारी, अब जिला स्तर पर इसकी जांच करने की तैयारी हो रही है। मुझे लगता है कि महीने भर से हम जिला स्तर में भी ये जांच शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल ये भी है, आज हमारे बीच हमारे पिता तुल्य राजेंद्र सिंह जी नहीं रहे, आपके भी करीबी रहे हैं, क्या आज दुख के घड़ी में क्या कहेंगे आप? क्योंकि बहुत यादें आपके भी पास भी होंगी, बहुत यादें हमारे पास भी हैं। हाँ, ये खबर हमने सुना और चूंकि उनकी तबीयत खराब होने के बाद से लगातार आप हॉस्पिटल भी गए थे, इर्द गिर्द हमारा संपर्क बना रहा। डॉक्टर से भी बात हो रही थी, कभी ठीक हो रहे हैं, कभी हालत खराब हो रही है, कभी हालत में सुधार है। कई खबरों को हमने सुना, अंततः वो हमें आज साथ छोड़ गए। ये काफ़ी मर्माहत करने वाली बात है। झारखंड के राजनीति में मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को पाना बहुत मुश्किल है और मेरा जो छोटा सा अनुभव उनके साथ रहा है, क्योंकि पारिवारिक संबंध हमारे से संबंध उनका तो एक बाप बेटे के रूप में था, लेकिन हमारे पिताजी इसके बहुत करीब रहे हैं और जो उनका संबंध राज्य के पक्ष विपक्ष के लोगों के साथ रहा है, मुझे लगता है कि उनको शायद कोई भूल पाए और उस गैप को भर पाए और उस के जगह को कोई भर पाए, ये मुश्किल होगा। और हम लोग पहले भी और आज भी उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। जो जानकारी मिली है, कल उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से लाया जाएगा और बिल्कुल आज के इस संक्रमण में जो सम्मानजनक तरीका होगा उसके साथ उनका साथ हमारी व्यवस्थाएं खड़ी रहेंगी। एक ये काफ़ी दिन पहले मैंने आपका फादर का एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था खुद का आंसू खुद पोछा करो, दूसरा पोछने आएंगे तो शायद सौदा कर जाएंगे। क्या उस जगह हेमंत खड़े हैं या हेमंत उस चीज को सीख लिया है? अब हर चीज सीख पाना भी बड़ा मुश्किल है। कुछ चीजें हैं जो होता है ना कि जैसे आप कहते हैं कि किसी का बाल उड़ता है तो भाई आपके पिताजी का भी बाल उड़ा था, इस वजह से आपका बाल उड़ा। तो कुछ चीजें खून के साथ भी वापस आ जाता है, चलता रहता है। वो मुझे लगता है कि शायद ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें इस जगह पर ला के खड़ा करती है कि आदमी को संवेदनशील होना चाहिए और दुश्मन के भी दुख में उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत बेहतरीन इंटरव्यू दिया और जनता आपसे ये उम्मीद करती है कि जिस भोलेपन के साथ आप जनता के पास जाते हैं, जिस भोलेपन, जो चीज़ मिसिंग था जनता को वो चीज़ मिल गया। शायद यही वजह है कि आपने फेम में अपना एक फेम सेट कर दिया। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अपना फेम सेट करते जाइए, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हर दिन आएंगे, चिल्लाएंगे, इंटरव्यू फिट नहीं करना है। हम इस राज का फेम बनाना चाहते हैं, राज फेम में फिट हो, ये हमारी परिकल्पना है। राज फेम में फिट होंगे तो आप भी फिट हो जाएंगे। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।